हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराया जाए। ठीक, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। ठीक, अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ऐसे उम्मीद रहेगा, बहुत लोग कह रहे हैं सर पर डे कराइए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोग आशा रखते हैं कि पर डे इसको करेंगे। ठीक, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे और एक आपका जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसका करेंगे। और चैप्टर वाइज की बात रही तो हम लोग नंबर ये एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आपका टाइम एंड वर्क। तो आप लोग का जो चैप्टर अब वीक है, जो चैप्टर आप चाह रहे हैं कि सर ये चैप्टर कराया जाए चैप्टर वाइज, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज़्यादा जिनका डिमांड होगा उसी को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, वैसे हम सोच रहे थे कि एक एडवांस का चैप्टर शुरू किया जाए, एडवांस का कोई एक सेक्शन किया जाए। तो आप लोग का क्या राय है उसमें आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग आज देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को करते हैं, जो कि 11 तारीख तक हम लोग देख लिए हैं। न्यूमेरिकल में 11 अक्टूबर तक का क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि हम लोग का पार्ट 9 था। ठीक, तो पार्ट 10 में आज आइए हम लोग देखेंगे आपका, जो कि 12 तारीख के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को करेंगे इसमें। ठीक, देखिए फिजिक्स में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। जो आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा उसको हम बताते चलेंगे, साथ में हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे है कि 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी है। देखिए यहाँ निहित का सेंस है ना कि उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसमें कितना ऊर्जा जो है स्थिर है। तो वही हम लोग का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताए थे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh हो जाता है। ठीक, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मतलब निहित ऊर्जा कहिए या फिर स्थितिज ऊर्जा, यहाँ निहित ऊर्जा हो जाएगा। तो निहित ऊर्जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे mgh हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला से देखिए m मतलब द्रव्यमान होता है, यहाँ पे द्रव्यमान होता है, m यहाँ लिख भी देते हैं। m जो होता है वेट होता है, द्रव्यमान। g जो हो जाता है ग्रेविटी, जो त्वरण रहता है, पृथ्वी का त्वरण, जिसका मान देखिए दिया हुआ है नीचे। जी का वैल्यू यहाँ दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, वहां से स्क्वायर छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद जो एच रहता है ना, एच रहता है ऊंचाई रहता है, हाइट रहता है। यहाँ पे एच क्या रहता है, ऊंचाई रहता है, हाइट ये मीटर में रहता है। ठीक, तो भाई देखिए यहाँ से एम का वैल्यू हम रख देते हैं, इसका मास कितना है तो 12 kg है, और यहाँ से जी का मान लेना है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच का मान यानी ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। तो अब कर लीजिए गुणा। देखिए 12 पचे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 से इसमें अब गुणा करना है, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। तो 8 छके 48, 8 4 हो जाएगा, और 9 6 54 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 54 4 58 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 588 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 588। और ऊर्जा है तो कार्य, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल हो जाता है। तो यहाँ से 588 जूल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर। पहला क्वेश्चन इजी था, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है, इसको समझिएगा। CO2 बोल रहा है, CO2 ये तो सबको पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो CO2 में क्या कह रहा है कि CO2 के 88 ग्राम, इसमें बोला है ना कि 88 ग्राम, ये भार दिया हुआ 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको द्रव्यमान निकालना सिखाए थे कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, आपको बताए थे कि द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। बताए थे कि परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। अगर परमाणु संख्या याद है तो सम वाला का अगर निकालना होगा, सम वाले परमाणु संख्या का तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर विषम वाले का निकालना होगा तो परमाणु संख्या में विषम वाले में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। और हाइड्रोजन ये 20 तक में लगभग काम करता है, 1-2 जो है ऐसे तत्व है उसमें नहीं काम करता है। और हाइड्रोजन का जो है एक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दोनों 1-1 रहता है, बस ये याद रखना है। ठीक, तो एक बात बताइए, यहां से कार्बन का एक अणु है और कार्बन का परमाणु
संख्या तो 6 होता है, लेकिन द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुना कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 लिख देते हैं प्लस। देखिए ऑक्सीजन का 2 अणु है तो 2 से पहले इसमें गुणा कर लेंगे, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो द्रव्यमान 8 दूना 16, क्योंकि सम वाला में केवल 2 से गुणा होता है तो 16 हो जाएगा। 16 यहाँ गुणा कर लेते हैं तो देखिए 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि 44 ग्राम में एक अणु होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एक अणु हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि 88 ग्राम में कितने अणु होंगे, 88 ग्राम में कितना अणु होगा, तो ये 2 अणु, इधर 2 गुना हो रहा है तो ये भी अणु कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो 44 ग्राम में पूछेगा तो एक अणु होगा, लेकिन अगर 88 ग्राम में पूछा है तो कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग 12 तारीख के। थर्ड क्वेश्चन, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब होती है जब 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। तो समय निकालना है। देखिए यहां पे भी आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम, Q बराबर IT होता है। छोटा वाला Q होता है, कोई भी बड़ा वाला भी कर सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। यहां से सभी को हम बता देते हैं Q क्या रहता है, यहाँ आवेश रहता है। कितना आप आवेश उस पे है, चार्ज कितना है आवेश का, तो Q आवेश हो जाता है। और I जो होता है हम लोग का, I धारा होता है, कितने एम्पियर की धारा। अब देखिए ये आवेश का मात्रक यहाँ हमेशा कूलम्ब में रहेगा, ये जो धारा रहेगा एम्पियर में रहेगा। और T4 टाइम हो जाएगा, यहाँ से T4 टाइम समय हो जाएगा, जो कि आपका किस में रहता है, तो ये सेकेंड में रहता है। ये बात ध्यान रखना है, अगर मिनट में दिया रहेगा तो उसे सेकेंड में हमें चेंज कर लेना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो समय पूछा ही हुआ है, और Q जो दिया है ना, आवेश दिया हुआ है 300 कूलम्ब दिया हुआ है, बराबर जो I है ना एम्पियर, धारा कितने एम्पियर की बह रही है, तो 0.5 एम्पियर की, और T हमें निकालना है, समय निकालना है। तो आराम से कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए। अगर ये पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, यानी समय T बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड का यहाँ समय लग जाएगा। 600 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगी, यूनिट में पूछा हुआ है। तो एक बात बताइए कि यहाँ कितना ऊर्जा का मात्रा का खपत होगा। अगर 300 वाट का एक पंखा है और 8 घंटा हम चलाते हैं, तो 8 से इसे गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 8 तरीके 2400 वाट आवर हो जाएगा, 2400 वाट आवर। अगर इसे यूनिट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसे भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2.4 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट बिल उठेगा उसका, तो 2.4 यूनिट का वहां से खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर में एक महीने में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अगर 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, ये 200 यूनिट है ऊर्जा कितना है, 200 यूनिट है। तो बोला है कि इस ऊर्जा का मान आप जूल में निकालना है। तो देखिए आपको पता होगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, इधर लिख देते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाता है, ठीक। तो देखिए अब 1 यूनिट, ये फॉर्मूला के तौर पर आप याद रखिए, यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 3। तो अब हमें 200 यूनिट बोला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 200 और गुणा कर देंगे, इतना से जूल में बदलना है, तो 3.6 गुणे 10⁶ हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, 7.2 इंटू 10⁻, यहाँ 6 है और 2 जीरो और मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। तो इतना जूल जो है आपका ऊर्जा का खपत होगा। ये जो यूनिट में था 200 यूनिट, तो इसको जूल में बनाएंगे तो 7.2 इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं।
6 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 6 ओम का एक प्रतिरोध है और उसके जब उस 6 ओम के प्रतिरोध का एक तार है, बोला है कि यदि तार को 2 गुना कर दिया जाए, तो जब तार 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, तार 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। तो चौथाई मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। यहाँ लंबाई और एरिया की बात नहीं किया, बोला कि तार को ही 2 गुना कर दिया जाए, तो तार 2 गुना करने पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 7 नंबर कह रहा है कि 150 kg वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग में त्वरित हो जाती है, तो त्वरण निकालना है। देखिए यहां से एक फॉर्मूला वेग त्वरण आपको बताए थे कि v बराबर u प्लस AT, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। यहाँ पे v जो क्या था, अंतिम वेग था, अंतिम वेग, और u था प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग था, और a था आपका त्वरण था, त्वरण, और t क्या था, टाइम था, टाइम। सबका आपका इसका तो पता ही है कि वेग किस में रहेगा, ये मीटर पर सेकंड में रहेगा, ये भी मीटर पर सेकंड में रहेगा। त्वरण जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रहेगा, और ये टाइम किस में रहता है, सेकंड में रहता है। ठीक, ये सबका आपको मात्रक याद ही है। तो अब यहाँ हमें बोला हुआ है कि ये देखिए वेट से कोई मतलब नहीं है, इसी से आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। देखिए v बराबर u प्लस AT, तो v अंतिम वेग हो जाएगा। तो जो ये v का मात्रक v दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड है आपका, अंतिम वेग बाद वाला वेग कहलाता है 16 मीटर पर सेकेंड। u जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, यहाँ से एक्सेलरेशन हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड का दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो आराम से रख दीजिए यहाँ पे 16 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, v का वैल्यू 16 है, तो 16 बराबर 6 प्लस AT, a और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, तब ये 6 आकर इधर घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब दिया हुआ था, बस इसमें मान रख देना था, v बराबर u प्लस AT। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश क्या होगी। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि कार्य बराबर, कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, कार्य यानी कि W बराबर होता है VQ हो जाता है। यहाँ सबको देख लीजिए, W तो कार्य हो जाएगा, W बराबर कार्य हो जाएगा, और V जो हो जाएगा ये विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर, विभवांतर हो जाएगा, और Q क्या है, आवेश है यहाँ से। ठीक, Q क्या है, आवेश। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, W कार्य बराबर क्या होता है, V विभवांतर गुणे आवेश हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है, आपसे पूछ रहा है, यहाँ दिया हुआ है कि आवेश का मान निकालना है। ये कार्य दिया हुआ है, कितना का कार्य होता है, 60 जूल का होता है, बराबर V का वैल्यू कितना है, विभवांतर 12 वोल्ट है, और गुणे Q निकालना है। तो कटा दीजिए, 12 25 60 हो जाएगा, यानी कि जो आवेश होगा Q जो हो जाएगा, आवेश कूलम में हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, कार्य बराबर जो होता है विभवांतर गुणे आवेश हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, 9 नंबर बोला हुआ है 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे में प्रयोग में किया जाता है। यदि एक दिन में इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में क्या होगी। देखिए अभी हम लोग देखे थे पंखा वाला, वही वाला आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है। देखिए ऊर्जा कितना यहाँ खपत होगा आयरन की वजह से, 1250 वाट का आयरन है और 3 घंटा हम यूज कर रहे हैं। तो देख लीजिए 0 5 15 और 12 3 36 37 हो जाएगा। और अभी आपको बताए थे कि जब यूनिट में निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या निकल जाएगा कि 3.75 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट बिजली उठेगा, तो 3.75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आसान सा है, केवल हम 1000 से भाग देंगे, यूनिट में निकालना है। तो ठीक, यूनिट में निकालना है तो 1000 से भाग देंगे, 3.75 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
10 नंबर बोला हुआ है। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए यहाँ से आप क्या समझना है, देखिए ये फॉर्मूला आपको लिखाए थे सभी फॉर्मूला, यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय का, देखिए आप यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन 2-3 सेट में लगातार आया हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय का समीकरण है। देखिए वेग समय का मतलब क्या हुआ कि वेग होना चाहिए और समय होना चाहिए। तो देखिए वेग मतलब दोनों वेग होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों होना चाहिए और समय भी होना चाहिए। तो इसमें कौन ऐसा समीकरण है जिसमें वेग भी है दोनों और समय भी है। तो यहाँ से अब सबसे पहले तो ये वाला समीकरण नहीं होता है। ये किस कंडीशन में आता है, जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ जी रहता है और ये माइनस हो जाता है, तो ये इसमें से पहले ही कट जाएगा, ठीक। और वेग और समय किसमें है, तो देखिए यहाँ दोनों वेग है और यहाँ पे टाइम भी है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे कि वेग समय का ये समीकरण है, ठीक। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, पूछा हुआ था कि दूरी और समय का फॉर्मूला कौन है, दूरी और समय के लिए। तो देखिए यहाँ दूरी भी ऐसा समीकरण ढूंढिए जिसमें दूरी भी है और समय भी है। तो यहाँ दूरी भी है और यहाँ समय भी है, तो ये अगर दूरी समय वाला कहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में बोला था कि वैसा समीकरण निकालिए जो वेग और दूरी का समीकरण हो। तो देखिए यहाँ पे वेग, ये दूरी हो जाएगा, एस मतलब डिस्टेंस, तो ये दूरी हो जाएगा और ये दोनों वेग यहाँ पे है, तो ये आंसर किए थे। तो अलग अलग आंसर है, थोड़ा इस बात को आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा। हमें पूछा हुआ है कि वेग समय, तो दोनों वेग होना चाहिए, समय होना चाहिए, जो कि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, v बराबर u प्लस at, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर हमें पूछा होता कि वेग दूरी का तो 2 नंबर हो जाता, अगर हमें पूछा हुआ था कि दूरी समय का क्या होगा तो 1 नंबर हो जाता। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि v बराबर होता है f लेमडा, v बराबर f लेमडा होता है। यहाँ से अगर हम f को चेंज कर लेंगे तो एक और फॉर्मूला निकल जाता है, v बराबर लेमडा बाई टी हो जाता है। f बराबर क्या होता है, आपको एक दिन आया भी था, f बराबर 1/t होता है। जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है, ये हमें पता भी है। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, ये तो टाइम तो जानते हैं आप, v मतलब होता है स्पीड, चाल हो जाता है स्पीड, ये स्पीड हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में इसका मात्रक हो जाएगा। ये जो f होता है ना, f फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, ये क्या होता है आवृत्ति, इसकी मात्रक क्या होती है, हर्ज होती है, एजेड होता है हर्ज। और ये जो होता है ना लेमडा, ये लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ये क्या होता है तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक। ये किस में, इसका मात्रक क्या होता है तो मीटर में रहता है, ये तरंग दैर्घ्य है, इसका मात्रक किस में रहता है, मीटर में रहता है, आप ध्यान रखना होगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करेंगे तो 1/t हो जाता है, ठीक, 1/t। तो यहाँ हमें पूछा हुआ है कि एक ध्वनि तरंग की गति दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी पता नहीं है हमें, फ्रीक्वेंसी निकालना हुआ है तो f दे देते हैं, और इसका जो लेमडा का मान दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए कि ये 2 सेंटीमीटर में दिया है, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेवलेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ भाग दे देंगे। तो अब देखिए ये 2 से कटा देते हैं तो 170 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगी, तो 170 पे 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 12, इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का एक आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, v बराबर होता है f लेमडा। अगर एक और इसको चेंज करना चाहते हैं t के रूप में तो v बराबर लेमडा बाई टी आ जाता है, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देगा, 1/t हो जाता है। यहाँ पे बात फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आप फॉर्मूला सब नोट करते जाइएगा, उसको लिखते जाइएगा। बोला हुआ है कि 13 kg की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, वही वाला आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो mgh हो जाता है। m का मान यहाँ 13 दिया हुआ है,
जी का मान तो आपको पता है, यहाँ दिया भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच का वैल्यू है 5 हो जाएगा। ठीक, तो बस गुणा कर लेना है आपको। देखिए ये 8 पचे 40 जीरो हो जाएगा, पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, और 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बस इसमें गुणा कर लीजिए, 13 नवा 117 7 हो जाएगा, और 13 चौके 52 और 11 कितने हो जाएगा आपका, तो सॉरी 13 चौके 52 11 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी कि 637 जूल हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करने लाए 637 जूल हो जाएगा। हमको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh होता है, तो m का मान भार हो गया 13 kg, g 9.8 और h हो जाएगा 5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक, तो हम आराम से करके यहाँ से निकाल लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका 12 तारीख के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, सभी तीनों शिफ्ट का मिला करके, हर शिफ्ट में लगभग आपका 4-4 क्वेश्चन रहता है, लगभग मान लीजिए किसी में 5 भी आ जाता है। ठीक, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग किए। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं कि हर रोज आपको एक एक आपका न्यूमेरिकल का भी वीडियो मिलेगा। ठीक, और एक आपका वीडियो जो है 2700 प्लस का मैथ का मिलेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखा जाए। ठीक, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और मायूस नहीं होना है कि लॉकडाउन हो गया। बहुत लोग ऐसे अफवाह आपको न्यूज आ रहे हैं कि कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब फेक न्यूज है। ठीक, जहाँ लॉकडाउन खुलेगा आप अपना तैयारी अच्छा से रखिए। ठीक, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद से कहीं एग्जाम का सिलसिला शुरू ना हो जाए। ठीक, तो इसलिए आप अपना तैयारी करिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो हो रहा है सब पूरा विश्व में हो रहा है, ये नहीं कि हम लोग केवल इंडिया वाले झेल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का भी पूरा डैमेज हो गया है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग केवल इंडिया को ही नहीं देखे, सबको साथ लेके चलना है। सभी विश्व के इकोनॉमिक में पूरा गिराव आया है, तो आप बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए और डिमोलाइज नहीं होना है। ठीक, पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छे से अपना तैयारी जारी रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है। यानी कि बहुत लोग से हम देख रहे हैं कि घर पे बैठे हैं तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। घर पे आप पढ़िए। देखिए हम भी घर पे आकर घर से आपको एक एक वीडियो डेली देते हैं, तो ऐसा नहीं है, घर से आप कर सकते हैं, बस हौसला होनी चाहिए, और हौसला होना चाहिए, पैशन होना चाहिए करने के प्रति। हाँ, ये काम हमें करना है। जब तक जुनून नहीं आएगा, जब तक पैशन नहीं होगा उस काम के प्रति, तब तक आप कभी भी उस काम को नहीं करिएगा। ये हमें पता है, सबको पता है। किसी भी काम के प्रति आपका उसमें रुचि आनी चाहिए, इंटरेस्ट आनी चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तभी आप काम करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब इंटरेस्ट आ जाएगा, आप अच्छा से पढ़ाई करिएगा। ठीक, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए, ओके, धन्यवाद।